फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभ्यास एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नाउ नाम को क्लियर कर लेते हैं पहले। नाम क्लियर हो गया तो आधा माइलस्टोन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो पेयर का मतलब किससे? दो से जोड़ा होगा, कम से कम दो हैं वही। पेयर ऑफ लीनियर, अभी लीनियर का क्या मतलब है कि डिग्री 1 होगी। डिग्री क्या होगी? 1 होगी। अगर आपने पोलिनोमियल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे एक बार देख लें, मेरा सजेशन है। उसे देख के अगर आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी। खैर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इक्वेशन से क्या आउटपुट निकल के आता है? इक्वेशन का मतलब ही है इक्वल का साइन होगा। अब राइट, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल को तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्या है मतलब दो वेरिएबल है ना, एक्स वाई, ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली हम एक्स वाई ले लेते हैं। एक्स वाई क्यों ले लेते हैं इसका भी रीज़न है, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन पे हमारे पास एक्स और वाई यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं टू डायमेंशनल फिगर की बात करूं तो उसी के बिहाफ पे फिर हम एक्स और वाई मान लेते हैं। अब अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करता हूं तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बन जाती है इसकी जनरल फॉर्म, जहाँ पे ए का मतलब होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इन द सेम वे कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड देन द कांस्टेंट टर्म। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। यानी कि ऐसा भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, लेट्स से 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 7y, और इससे लीनियर इक्वेशन के यानी कि जनरल फॉर्म में आपको इसे लिखना है। तो कैसे लिखोगे? तो x वाला पहले, y वाला उसके बाद, फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। अब राइट, अब आप कहेंगे सर यहाँ प्लस है वहाँ माइनस है, तो या तो आप उसे वैसे लिख दे, वो भी ठीक है, अंडरस्टूड है। नहीं तो अगर नहीं दिल मान रहा तो 3x प्लस में माइनस के 7y और प्लस में माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। बात पकड़ में आ रही है? जब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्या? कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3 है जी। कोफिशिएंट मतलब जो मल्टीप्लायर है उसका। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? -7 है। मिस्टेक नहीं होगी, आपको क्लियरली पता चल गया क्या है, -7। हम राइट, यानी कि साइन का भी आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म क्या है? -9 है। 9 नहीं है, -9 है। हम राइट, तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इट। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। देखो आउटपुट क्या निकलेगा, ग्राफ, अभी हम एक्चुअली ग्राफ को करेंगे तो आउटपुट क्या निकलेगा और उस आउटपुट को समराइज कैसे करना है वो बाद में देखेंगे। पहले हम कुछ चीज़ें ट्राई करके देखते हैं खुद से, अपनी मर्जी से क्या करना है। मैंने फॉर एन एग्जाम्पल 2 इक्वेशंस ले ली, ठीक है। अब ये इसकी जनरल फॉर्म में नहीं लिखी है, लेकिन ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ध्यान से देखो, 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री 1 है, पेयर है क्योंकि 2 हैं। am I right? तो दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। am I right? तो ये भी आपको वैल्यू डिपिक्ट कर रही हैं। ओके, अब यहाँ से एक चीज़ और समझो कि जब भी आप ये लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं टू वेरिएबल में, तो यहाँ पे ये जो a है या b है या c है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म, इनमें से a और b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझो, अगर a की वैल्यू 0 बन गई तो x खत्म, b 0 हुआ तो y खत्म, और इन दोनों में से कोई एक भी खत्म हुआ तो फिर 2 वेरिएबल कहाँ बचे? तो लास्ट वाला पोर्शन तो खामा खाई रह गया ना। फिर इट मीन्स कि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर सवाल कांस्टेंट का है, कांस्टेंट 0 हो भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज 0 इज आल्सो अ कांस्टेंट बट 0 इज नॉट अ वेरिएबल। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो फॉर एन एग्जांपल हमने 2 इक्वेशंस ले ली, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, हम ए बी से डिनोट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं a1 a b यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखते हैं ना। तो क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन है तो पहले वाली को हम 1 से डिनोट कर लेते हैं और दूसरे वाली को 2 से, कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। हम राइट, अब यहाँ पे a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, c2 क्या है, आपको पता ही है क्या होते हैं, है ना। एग्जाम्पल लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें करना क्या है कि ग्राफ ड्रॉ करना। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे मज़े की चीज़ यहाँ पे क्या है, आप अपने दिल की भड़ास यहाँ निकाल सकते हैं। मतलब फाड़ना नहीं है कॉपी पेज को, दिल की भड़ास निकालने से मतलब है जो मर्जी आपके दिल में आए, जो वैल्यू आप रखना चाहें
वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप पुट करेंगे और दूसरे की ऑटोमेटिक निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? फॉर एन एग्जांपल, तो मान लेते हैं मैंने पुट कर दिया x की जगह 0। मैं बात कर रहा हूँ इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में, ठीक है। तो मैंने x की जगह क्या रखा? 0 रखा, तो y क्या हो गया? देन y इज इक्वल टू 2, राइट। इसको 0 रखते ही क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आपको सोल्व करके दिखाना है। अभी इजी इक्वेशन है तो डायरेक्ट हो रहा है, इक्वेशन थोड़ी छोटी बड़ी होगी तो यू हैव टू सोल्व इट। आफ्टर दैट अगर मैंने x की जगह क्या रखा? 1 रख लेते हैं, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर इसको 1 रखूंगा तो दैट विल बी इन माइनस हियर, 2 - 1 विल बी 1, सो y विल आल्सो बी 1। तो कहानी कुछ इस प्रकार बनी कि पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट बन गए आपके, जिसमें आपके पास x और y यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट है। एब्सिसा x की वैल्यू जब आपने 0 पुट की तो y की वैल्यू 2 आई, लेकिन जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू भी 1 आई। कुछ भी आ सकती थी, और ये जरूरी नहीं है आप x की वैल्यू पुट करें, आप y की भी पुट कर सकते हैं, am I right? ये आपके पास दो कोऑर्डिनेट बन गए, एक बन गया आपके पास 0 और 2 और दूसरा बन गया आपके पास 1 और 1। बात पकड़ में आ गई? ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करना है? वहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ पुट करेंगे और दूसरे की वैल्यूज़ निकालेंगे। अब बात कर रहे हैं इक्वेशन 2 की, इस वाली इक्वेशन की, जो है x - y इज इक्वल टू 0। तो आपने किया पुट x इज इक्वल टू, चलो अब की बार y पुट कर लेते हैं, है ना भाई। तो y इज इक्वल टू 0 पुट कर लिया, तो ये बन गया x इज इक्वल टू 0, है राइट। जब आपने y को 0 पुट किया तो x भी क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि अगर आप x को 0 पुट करते तो भी y कितना आता? 0 ही आता। खैर, एक और वैल्यू निकाल लेते हैं, पुट y को ही करते हैं फिर से। तो y इज इक्वल टू 1 पुट कर लिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये भी 1 आ गई। थोड़ा सा लॉजिक समझना ज़रा ध्यान से। दो वैल्यूज़ हैं जिन्हें माइनस करके 0 आ रहा है। ये कब हो सकता है? जब दोनों सेम होंगी। जब दोनों सेम होंगी इसका मतलब आप x की जो वैल्यू पुट करेंगे y की वही वैल्यू आएगी। ऐसा इस इक्वेशन में हो रहा है। सभी इक्वेशन में ऐसा होगा जरूरी नहीं है, ये इत्तेफाक है, राइट। तो दूसरे कोऑर्डिनेट बन जाते हैं आपके, टेबल बना लेते हैं इसकी भी छोटी सी, ठीक है। x और y निकाल रहे हैं आप सेकंड इक्वेशन के लिए, फर्स्ट, और ये सेकंड के लिए। तो आपने x को 0 पुट किया, यानी कि एक्चुअली आपने y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0 आ गई। फिर आपने y को 1 पुट किया तो x की भी 1 आ गई। तो दो कोऑर्डिनेट यहाँ से भी निकाल लिया आपने। कोऑर्डिनेट निकाले 0 और 0, दूसरा निकाला 1 और 1। बात पकड़ में आई? यहाँ तक की चीज़ क्लियर है? ओके। अब इसके आगे की कहानी समझो। अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, और मुझे पहले वाली इक्वेशन ड्रॉ करनी है, क्योंकि लीनियर है तो लाइन ही ड्रॉ करेगी, है ना। तो पहले वाली इक्वेशन ड्रॉ करनी है, तो पहला कोऑर्डिनेट है 0 और 2। तो जब आप इस पर मतलब ड्रॉ करेंगे, लेट्स से 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, कुछ इसी तरीके की होती है ना कहानी, ठीक है। सबसे पहले वाले पे आते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। देखो अधिकतर कोई क्लियर होता है, लेकिन किसी किसी को बहुत भयंकर वाला डाउट होता है इसमें। इजी है, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है ना। ये एक ही यूनिट है आपकी अलजेब्रा। उस अलजेब्रा यूनिट में आपका पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ये दोनों चैप्टर हैं। एक मैं कर चुका हूँ, ये दूसरा चल रहा है, इसे ध्यान से देखो फिर। तो 0 और 2 की कहानी है। तो 0 2 का मतलब है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट बन गया। और इसको क्लियर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन्हें आप नाम दे दो। कैसे दे दो? इसे p और q से डिनोट कर लो, और इसे आप a और b से डिनोट कर लो। बात पकड़ में आई? तो पॉइंट p जो आपका बना वो यहाँ बना, यहाँ पे बना पॉइंट p, जिसका मतलब है 0 और 2। बात पकड़ में आ गई? एक कोऑर्डिनेट। वैसे भी x की वैल्यू 0 है तो वो y एक्सिस पे ही ड्रॉ होगा, है ना। ये मैंने बताया था पिछली वीडियोस में। ओके, अब क्यों पे आ जाते हैं। 1 1 क्या बन गया? 1 1 1 1 का मतलब है कि x भी 1 और y भी 1। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? यहाँ पे। तो ये बन गया आपका पॉइंट क्यों? 1 1। बात पकड़ में आई? ये ध्यान से देखना, ये भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। 1 और 1 तो ये दो अलग अलग पॉइंट बना देते हैं। ऐसा नहीं है,
जहां दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वो आपका कॉमन पॉइंट होगा। ओके, आफ्टर दैट अब सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। उससे पहले फर्स्ट इक्वेशन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट आपने बनाए, इन दोनों पॉइंट पे स्केल या रूलर को रखो और लाइन खींच दो। जय माता दी। उसके बाद इस इक्वेशन पे क्या करना है, आपको लिखना होता है। यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ विच द लाइन इज ड्रॉन। तो जब ये लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे तो इस लाइन के ऊपर ही आप इक्वेशन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, x + y = 2 वाली कहानी है ये। अब राइट, लाइन ड्रॉ हो गई। दूसरी पे आ जाओ, 0 0। तो 0 0 के लिए तो सोचना ही नहीं है, ये होगा जी, x भी 0 y भी 0, ये तो ओरिजिन है। हम राइट। दूसरी कहानी 1 1, ये रहा 1 1, अभी ड्रॉ किया था। कुछ दूसरा भी होता तो कोई समस्या नहीं है। खैर 1 1 ये पॉइंट बन गया, यानी कि जहाँ पे Q पॉइंट बना वहीं पे आपका B पॉइंट भी बन गया। तो ये पॉइंट A है और यही आपका पॉइंट B है, 1 1, सेम यही वाला। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी, ये लाइन है, यानी कि दोनों तरफ एरो लगा दो, क्लियर हो जाएगा कि लाइन है। ठीक है ना। तो ये दोनों लाइन काट रही है एक दूसरे को, काट रही है तो कुछ आउटपुट दे रही है। क्या दे रही है समझते हैं। उससे पहले क्या करना है, इस पे इक्वेशन लिख दो। ये है आपका x - y = 0 वाली इक्वेशन। ठीक है ना। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाएंगे। ओके, तो यहाँ से कहानी हमें ये समझ में आती है अभी तक, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस चीज को कहते हैं। इक्वेशन से क्या मतलब है, पेयर से क्या मतलब है, 2 वेरिएबल से क्या मतलब है, ये हमें क्लियर हो गया। दूसरी चीज, किसी गिवन इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करना है, स्पेशली हम लीनियर की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए, और अगर वो यानी कि 2 वेरिएबल हैं उसमें, तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, एक की वैल्यू पुट करो दूसरे की निकालो, एक की पुट करो दूसरे की निकालो, ऐसा। अब सवाल उठता है कि सर वैल्यू निकालें कितनी, आपने 2 निकाली, एक ही निकाल के काम नहीं चलेगा, या 2 से ज़्यादा निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये अच्छा सवाल है, समझो इसे। देखते हैं। अब ये एक पॉइंट है, कोई मान लेते हैं कोऑर्डिनेट P है, जिसकी वैल्यू कुछ भी है, मान लो 0 2 है ना। अब इस पॉइंट से लाइन किधर को बनेगी, ध्यान से देखो भाई। ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, तो कैसे भी बन सकती है, हमें नहीं पता चलेगा ना। और ज़रा रिकॉल करो पिछली क्लास को, तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाता होगा उस दौरान कि फ्रॉम अ गिवन पॉइंट हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू। एक गिवन पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू अ गिवन पॉइंट। लेकिन क्या, अगर 2 अलग अलग पॉइंट हैं, लेट्स से A और B, इन दोनों पॉइंट से एक साथ कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। तो मैंने ड्रॉ करके देखी, एक तो ये ड्रॉ हो गई, दूसरी क्या, एक ही होगी, बात खत्म हो गई। am I right? तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। इन द सेम वे, तो अगर आप एक लाइन बनाना चाह रहे हैं, यानी कि फिक्स हो गया पर्टिकुलर यही लाइन बनेगी इन 2 पॉइंट को मिलाते हुए। हाँ, अगर पॉइंट यहाँ पे होता तो लाइन ऐसे बनती, अगर पॉइंट यहाँ पे होता तो लाइन ऐसे बनती, अगर पॉइंट यहाँ पे होता तो लाइन ऐसे बनती। तो डिपेंड करता है। तो मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए आपको, 2 पॉइंट चाहिए, जिससे आप एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ कर सके। इतनी बात पकड़ में आ गई। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, 3 कर दें तो क्या होगा। देखो, अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की है तो आपने एक पॉइंट बनाया, ये दूसरा पॉइंट अगर सपोज आपका बनता है यहाँ पे, तो तीसरा पॉइंट भी इसी के कहीं सीरीज में बनेगा, इसके बीच में, इधर उधर कहीं भी बनेगा। मानो यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। तो आपने 2 पॉइंट बनाए, आपका काम हो गया। उसके एक्स्ट्रा अगर आप पॉइंट बनाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसी लाइन पे कहीं ना कहीं टच होंगे, या तो इधर होंगे या इधर होंगे। अब मज़े की बात देखो, तो सवाल उठता है कि सर फिर कितने पॉइंट निकालें, फिक्स करो कुछ, कितने निकालें भाई, कितने से हमारा काम चल जाएगा। तो ये मेरा सजेशन है कि आपको 3 पॉइंट्स निकालने चाहिए मिनिमम। क्यों निकालने चाहिए 3 पॉइंट्स, कि मान लेते हैं अगर आपसे कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाए, चैप्टर बहुत ईजी है, छोटी सी गलती से सारे मार्क्स चले जाएं, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, है ना, आप भी नहीं चाहेंगे। तो मानो एक पॉइंट आपने यहाँ बनाया और लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, दूसरा पॉइंट बाय मिस्टेक यहाँ बन गया, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये सही है या गलत। आप तो लाइन ऐसे बना देंगे, हम राइट, आपको लगेगा मैंने 2 पॉइंट बनाए, लाइन बना दी, बात खत्म हो गई।
लेकिन जब आप 3 पॉइंट बनाएंगे तो आपने एक आध में मिस्टेक कर दी तो तीसरा उसकी सीरीज में नहीं आएगा, यानी कि कोलिनियर नहीं होंगे फिर वो पॉइंट, अगर कहीं भी मिस्टेक है तो। आपको पता चल गया ये एक लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है, जिसका मतलब हुआ तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, जिसका मतलब हुआ कोई एक आधा पॉइंट लाइन से बाहर है। तो कैलकुलेशन का पता चल गया, आप दोबारा रिकॉल कर सकते हैं, उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम कितने पॉइंट निकाल लेने चाहिए, 3 पॉइंट निकाल लेने चाहिए। बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती है ना, बहुत झंझट वाला काम नहीं है, फटाक से आप बिना लिखे भी डायरेक्ट सोल्व कर लेते, लेकिन आपको लिखना है, मार्क्स तो लिखने के मिलेंगे ना। ओके, कहानी के पहले अध्याय को हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। तो कहानी कुछ ऐसे थी कि पेयर लीनियर टू वेरिएबल इक्वेशन, आ गई बात पकड़ में क्या होती है। ग्राफ वाला पोर्शन हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी एक लीनियर इक्वेशन अगर आपको दे दी जाए तो उसका ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। एक क्या 2 इक्वेशन दे दी जाए 2 का कर देंगे, एक ही ग्राफ पे अलग अलग जैसे भी वो पूछेगा आपसे एग्जामिनर, ठीक है। खैर, अब सवाल उठता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस सॉल्यूशन का मतलब ही है, अगर आप बुक में डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सॉल्यूशन का मतलब है any of the linear equation in two variable in the form of ax plus by plus c is equal to 0 where a and b are not equals to 0 and a, b and c are real numbers, the values of x and y which satisfies the equation, which satisfy the इक्वेशन, x और y की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, सॉल्यूशन कहलाती है। कैसे? एक हम सिंगल इक्वेशन पे आ जाते हैं। सिंगल इक्वेशन से मेरा मतलब है सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन पे। जैसे कि मैंने लिखा 3x + 7 इज इक्वल टू 10 है, तो एक ही वेरिएबल है, इसमें लीनियर इक्वेशन है, तो डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करो और इसका आंसर निकालते हैं। तो ये हो गया 3x = 3 देन x = 1। बात पकड़ में आ गई। सॉरी, अब x = 1 का मतलब क्या है? ये 1 इस x की एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि अगर आपने x की जगह 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम इक्वल्स टू दी राइट हैंड साइड। राइट, हम इसको इसका 0 भी बोलते हैं एक्चुअली। तो x की ये वो वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर देगी। इन द सेम वे x और y की ऐसी वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। अब सवाल उठता है, पेयर को छोड़ देते हैं, सिंगल इक्वेशन लेते हैं अगर, तो फॉर एन एग्जांपल हम ले लेते हैं 3x + 7y = 10 जैसी कोई इक्वेशन है मान लेते हैं, ठीक है ना। अब x और y की क्या वैल्यूज पुट की जाएं ताकि सेटिस्फाई हो जाए, = 10 आ जाए, इट मीन्स सो। तो 1 के बारे में सोचो, क्या ख्याल है? 1 का मतलब समझो, एब्सिसा ऑर्डिनेट, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। अगर मैं ऐसा रखता हूं तो क्या ये दोनों इक्वल हो जाएंगे? देखते हैं। 3 × 1 3, 7 × 1 7 = 10, 10 = 10, सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक और इक्वेशन मैंने ले ली, x + y = 10 ले लिया, ठीक है। x + y = 10। अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में ज़रा जोर लगाओ। अगर मैं लिख दूँ 5 + 5 = 10 हो जाएगा, यानी कि 5 और 5 इसका क्या है? सॉल्यूशन है। नहीं जी, मैं नहीं लिखता इसे। मैं 3 + 7 = 10 भी तो लिख सकता हूँ, तो ठीक है, फिर 3 और 7 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। कैसे? नहीं लिखता मैं ऐसे, और ले लेते हैं। मैं लिख सकता हूँ प्लस के 17 और प्लस में लेकिन माइनस के 7 लिख लेता हूँ। इसे सोल्व करूँगा तो भी शायद 10 ही आएगा। हम राइट, तो यानी कि 17 और -7 ये भी सॉल्यूशन बन गया। मैं पहले जो वैल्यू लिख रहा हूँ वो x की है और जो बाद में लिख रहा हूँ वो y की, यानी कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो इस तरीके से आप जरा दिमाग लगाओ तो कितने सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना। एन इक्वेशन, मैं एक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, एन इक्वेशन हैविंग 2 वेरिएबल इज हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। ओके, अब सवाल उठता है अगर 2 इक्वेशन हो जाए तो क्या कहानी बनती है। खैर, एक और इक्वेशन ले लेते हैं।
लेट्स से मैंने ले लिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये कोई दूसरी इक्वेशन ले ली, ठीक है। अभी ये बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ग्राफ पे अगर इसको ड्रॉ किया जाए, ग्राफ पे अगर ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन ऐसे बन गई, मान लेते हैं, दूसरी ऐसे बन गई। तो ये दोनों मैक्सिमम एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर सकती हैं? एक पॉइंट पे। इस हिसाब से अगर देखें, अगर दूसरे हिसाब से देखें, एक लाइन ऐसे बन गई, दूसरी ऐसे बन गई, पैरेलल हो गई दोनों, तो कितने पॉइंट पे कट करेंगे? एक भी पॉइंट पे नहीं। दूसरी क्या, यानी कि तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है? मान लेते हैं एक लाइन आपकी ऐसे है और दूसरी लाइन भी इसी के जस्ट ऊपर है। बात पकड़ में आ गई? दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है, कहानी कुछ ऐसे है, ठीक। अब ध्यान से समझो, अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वन सॉल्यूशन, अगर एक के ऊपर दूसरी हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाए, तो मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर टच ही ना करें एक दूसरे को, भाई तुम्हारा काम अलग है, मेरा काम अलग है, हमारा तुम्हारा कोई साथ नहीं है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। बात पकड़ में आ गई? अब एक चीज और समझो जरा, सॉल्यूशन चाहे एक हो या सॉल्यूशन बहुत सारे हों, दोनों को कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। बात को दोबारा सुन लो, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बोला जाएगा अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन है ही नहीं तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। देख रहे हैं तीन कंडीशन बनती हैं, या तो देखो सिंगल इक्वेशन है, पेयर नहीं है, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। लेकिन जब सवाल दो अलग अलग इक्वेशंस का है, लीनियर इक्वेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो या तो एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वन सॉल्यूशन, एक दूसरे को मतलब कंसिस्ट करेंगे, एक दूसरे के ऊपर होंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो नो सॉल्यूशन। बात पकड़ में आ गई? तो ये तीन कंडीशन बनती हैं। इन तीन में से दो कंडीशन ऐसी हैं जिसमें सॉल्यूशन पॉसिबल है, चाहे एक हो या मैनी हो, सॉल्यूशन तो है। और एक कंडीशन ऐसी बनती है इन दो के अलावा जिसमें कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, जो कि पैरेलल की कंडीशन है। ये आपको पता चल सकता है या तो ग्राफ ड्रॉ करके, आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, या एक और तरीका है। वो तरीका देखो ध्यान से, क्या है, क्या हमारे पास बिना ग्राफ ड्रॉ किए, वो क्या है, उस कहानी को समझो। मान लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, और जो मैंने जनरल फॉर्म में लिख लिया दोनों को अलग अलग, एक तरफ 1 मान लिया, एक तरफ 2 मान लिया। कैसे? a1x b1y c1 और a2x और b2y और c2, इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशंस बनती हैं तो ये तो आपको क्लियर ही है, a क्या है, b क्या है और c क्या है। तो दो कंडीशन बन पाती हैं, एक या तो सॉल्यूशन होंगे या सॉल्यूशन नहीं होंगे। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और बिना इक्वेशन को सोल्व किए आप कैसे पता लगाएंगे? आप a1 अपॉन a2 यानी कि जो x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में है और जो x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में है, उन दोनों का रेशो। फिर आप निकालेंगे y के कोफिशिएंट्स का रेशो, फिर आप निकालेंगे कॉन्स्टेंट्स का रेशो। अब इन तीनों रेशो को निकालने के बाद आप कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे। या तो कहानी ऐसे बनेगी कि शुरू के दो इक्वल होंगे, लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा, तो हो गया नो सॉल्यूशन। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना, बल्कि इसे नोटबुक पे जरूर नोट कर लेना, काम की चीज़ है। तो नो सॉल्यूशन होगा यानी कि शुरू के दो इक्वल हो गए, लास्ट वाला इक्वल नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन पे आओ, तीनों इक्वल हो गए, तो तीनों इक्वल तब बनेंगे जब कि भाई जो तुम हो वही हम है, यानी कि ऑल आर इक्वल इन विच वे, जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर होगी। यानी कि जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कौन सी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, या तो ये होगी। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, भाई काटेंगे तो जरूर एक दूसरे को, कुछ ना कुछ तो सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन एक ही सिमिलैरिटीज है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली वन सॉल्यूशन है। ऐसे में क्या होगा, नथिंग इज कॉमन, राइट, नथिंग इज कॉमन। अब इस कॉमन को आप ऐसे मत समझो कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एक वैल्यू कॉमन है तो ये कॉमन होने चाहिए, नहीं। अभी हमने इनके सॉल्यूशंस नहीं लिख रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, हम इनके कोफिशिएंट्स का रेशो लिख रहे हैं। कोफिशिएंट के रेशो को निकालने से उनके बीच के जो रिलेशन है तीनों, इससे बिना इक्वेशन को सोल्व करे आप बता सकते हैं कि इसका एक सॉल्यूशन होगा, बहुत सारे होंगे, या होगा ही नहीं।
बात पकड़ में आ रही है? तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में बनते हैं, तो इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं सिर्फ इसी चीज़ से, तो इसे नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब उसी चीज़ को दूसरे तरीके से समझते हैं। देखो, अगर कोफिशिएंट्स का रेशो हम निकाल रहे हैं, उनके बीच का रिलेशन निकाल रहे हैं, इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये वो वाली कंडीशन बन जाती है जब कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर तीनों रेशोज आपस में इक्वल हैं तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, राइट। और अगर शुरू की दो रेशो, शुरू से मेरा मतलब है एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट एंड देन कांस्टेंट, तो शुरू की दो रेशोज इक्वल है लेकिन थर्ड वन इक्वल नहीं है, तो क्या कहानी बनती है? कहानी बनती है नो सॉल्यूशन। यही साथ के साथ इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर दो हल्का सा। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगी, बात पकड़ में आ गई। अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो दोनों लाइन एक दूसरे को कवर अप करेंगी, और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी, है ना। दोनों लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। पैरेलल के लिए साइन लगा देते हैं ऐसे। बात पकड़ में आ गई। चीज़ों को यूज़ कैसे करना है वो समझते हैं, है ना। किस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, तो ध्यान से देखो। ये मैंने दो अलग अलग क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि दिस इज वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, दिस इज अनदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले वाले की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेदर द गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो उसके लिए आपको सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? बस रेशो निकालेंगे। किस किस की? ध्यान से देखो, a1 a2 और b1 b2 c1 c2, ये तीन रेशो ही तो होती है। बस निकालने शुरू कर दो। जब आप a1/a2 करेंगे, मतलब इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, तो 1/1 छोड़ दो यहीं। आगे आ जाओ, b1/b2, ये +1 है, ये -1 है, तो 1/-1, तो ये हो गया -1। इसे सोल्व करेंगे +1। तीसरे पे आ जाओ, तो 2/0 विल बी इनफाइनाइट। कुल मिलाकर के आप पहले वाली कंडीशन को पकड़ो, दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं, यानी कि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के। तो ये कौन सी कंडीशन बनी? वन सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन? ये हो गया यूनिक सॉल्यूशन। क्या बन जाता है? यूनिक सॉल्यूशन। am I right? तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है। बात पकड़ में आ गई? कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट बोल देते हैं। क्लियर? दूसरे को चेक करते हैं। जब आप दूसरे पे पहुंचेंगे, मैं इसे रब कर देता हूं, तो a1/a2 डायरेक्ट लिखता हूं। दूसरा मैंने लिखा b1/b2, तीसरा मैंने लिखा c1/c2। कहानी क्या बन रही है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, पर इक्वल नहीं है c1/c2 के। यही कहानी बनी। शुरू के दो इक्वल, लास्ट का नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये कौन सा रिलेशन बनता है? क्या आउटपुट देता है? नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब हुआ नो सॉल्यूशन, यानी कि ये जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है ये कैसा हो गया? इनकंसिस्टेंट हो गया। am I right? सो दिस इज द वे। बिना सोल्व किए, आपको सोल्व नहीं करना है इक्वेशन को, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी नहीं है, बस उनके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट के रेशोज निकालने हैं, और डायरेक्टली आप बता सकते हैं वेदर द गिवन पेयर इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको प्रैक्टिस करने हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ग्राफिकली सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। ऐसा आपसे स्पेशली बोला जा सकता है कि सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस ग्राफिकली। ओके, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी कि 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर के 50 रुपए के बैठ रहे हैं। एक एक कितने का हमें नहीं पता। फिर कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 पेन 46 रुपीज़ के बैठ रहे हैं, और निकालना क्या है? वही निकालना है, यानी कि एक पेंसिल और एक पेन इंडिविजुअली कितने कितने रुपीज़ के हैं वो आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे? किसी एक को, मतलब दोनों को अलग अलग वेरिएबल्स में मान लेंगे। माना कॉस्ट ऑफ 1 पेन और पेंसिल इज इक्वल टू ₹x, रुपीज़ लिखना है आपको। इन द सेम वे कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू ₹y,
है ना, आपको रुपीज़ भी लिखना पड़ेगा, मैं बाद में लिख देता हूँ, वैसे शुरू में लिखते हैं। डन। कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जरा क्या कहना चाह रहा है ये। 5 पेंसिल, तो 5 इंटू एक्स, बात को समझो। एक पेंसिल अगर 10 रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने रुपए की होंगी? 5 इंटू 10, 50 रुपीज़ की होंगी कि नहीं? तो 5 इंटू एक्स कर दिया। इन द सेम वे 7 पेन्स, यानी कि 7y, ये टोटल पेन की कॉस्ट आ गई, ये टोटल पेंसिल की कॉस्ट आ गई, दोनों को मिला करके 50 रुपए की बैठ रही है। पहली इक्वेशन, बात पकड़ में आई? दूसरी पकड़ो। अभी 7 पेंसिल हैं, 7 पेंसिल हैं और 5 पेन हैं, ये दोनों मिलकर 46 रुपीज़ के बैठ रहे हैं। इसे इक्वेशन 2 बना लो। ठीक है, सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ ग्राफिकली करना है, पहले इसको समझना है। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल, सॉल्यूशन हो भी सकता है या नहीं, वो तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, ये 1/A2 B 1/B2 C 1/C2 करके। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपको दिया तो सॉल्यूशन तो पॉसिबल है, कोई ना कोई कोशिश तो उनकी होगी ना। ओके, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन व्हाट यू विल डू, यू जस्ट मेक द कोऑर्डिनेट्स एटलीस्ट 2 इज रिक्वायर्ड, बट आई सजेस्ट 3। मिनिमम 2 आपको चाहिए, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए ना। इन द सेम वे, तो अगर ये ग्राफ मैंने बनाया, ठीक है, ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करूंगा दोनों इक्वेशंस की। पहली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे, तो वैल्यूज तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, मैंने बोला था ना, अपने दिल की भड़ास निकाल सकते हैं आप, लेकिन वैल्यू आप ऐसी पुट करने की कोशिश करो जो इजीली सोल्व हो सके। अब सपोज मैंने यहाँ पे 1 रखा, तो इट विल बी 45 माइनस होकर के, तो 45 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपको डेसिमल में वैल्यू मिलेगी, फ्रैक्शन में मिलेगी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्लॉट करना। पॉसिबल है, गलत नहीं है, पॉसिबल वो भी है, लेकिन आपको करना क्या है, कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि डायरेक्टली सोल्व हो जाए। तो हम पुट कर लेते हैं 3 पुट कर लेते हैं x की जगह। ठीक है, तो x की जगह जब आप 3 रखेंगे तो 5 3 ज़ा 15, ये आपको सोल्व करना है, ध्यान रखना इसको, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको सोल्व करना है। तो 5 3 ज़ा 15, उधर माइनस में जाएगा तो 50 माइनस 15 विल बी 35। अब 35, ये 7 इधर अपॉन में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 7 5 ज़ा 35 होता है, ले दे के 5 आ जाएगा। कैसे आएगा ये आपका होमवर्क है, खुद करना है आपको। तो जब मैं x को 3 पुट कर रहा हूँ तो y की वैल्यू 5 आ रही है। अब x की जगह क्या पुट करें, 10 कर लेते हैं, तो 10 करूँगा तो 5 10 से 50, 50 इधर जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। बात पकड़ में आ गई। तो ये दो वैल्यूज़ आप क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बन गए आपके पास 3 और 5, और दूसरा बन गया 10 और 0। ठीक है, इसे ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन के लिए जब आप बनाएंगे तो ये देखो ध्यान से, वैल्यू पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू लेट से आपने पुट कर ली, 3 पुट कर ली। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन की बात चल रही है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए था और ये सेकंड। तो 3 पुट करी, 7 3 ज़ा 21, उधर माइनस में जाएगा, 46 माइनस 21 कितना हो जाएगा, 25 हो गया। अब 25/5 विल बी 5। डन। दूसरी वैल्यू, अब प्लस की बहुत सारी रख ली, को माइनस की ले लेते हैं, लेट से -2 पुट कर लिया। ठीक है, जब -2 पुट करूंगा तो 7 2 ज़ा 14, लेकिन माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 14 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा प्लस का। एम आई राइट? ओके, अब यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट बन जाते हैं 3 और 5, और दूसरा कोऑर्डिनेट बन जाता है -2 और 12। बात पकड़ में आ गई। अब पहले एक बार में एक इक्वेशन को ड्रॉ कर लो, फिर दूसरी इक्वेशन को ड्रॉ करो, उनकी लाइंस को देखो क्या कंडीशन बन रही है, देन यू कैन गिव द आंसर। खैर, अगर मैं पहले इक्वेशन को ड्रॉ करता हूँ 3 और 5, लगभग मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 12 तक जा रही है, तो आपने क्या करना है, ग्राफ को जो है अपने 12 तक एक्सटेंड कर लेना, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ। ओके, ऐसा करने के बाद लेट्स से कि लाइन कुछ ऐसे जा रही है, एक मान लेते हैं कुछ ऐसे जा रही है, कहीं ना कहीं से तो जाएगी ना। तो पहले वाली लाइन पे आप उसकी इक्वेशन लिख देंगे 5x + 7y, 5x + 7y इज इक्वल टू 50। साथ ही साथ आपको दोनों कोऑर्डिनेट भी लिखने पड़ेंगे। सपोज आपने कोऑर्डिनेट यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, तो इन पे वैल्यू डाल के या इनको ABCD नाम दे करके डिनोट करना चाहिए। ओके, दूसरी लाइन के लिए आप उसकी इक्वेशन लिख देंगे, और वो क्या है, 7x + 5y इज इक्वल टू 46, 7x + 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जहां पे भी ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वही इसका सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन कैसे है, यहाँ पे जो भी वैल्यू x की है वो तो x की जगह, और जो भी वैल्यू y की है वो y की जगह, ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन। तो ये आपका होमवर्क है कि इसे आप ग्राफ पेपर पे प्रॉपर तरीके से एक बार सोल्व कर लेना। एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो अभी एक बात ध्यान से सुनो जरा, कुछ क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे अभी।
तो ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। वर्ड प्रॉब्लम से इन्हें ग्राफिकली ही सोल्व करना है, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ ग्राफिकल मेथड देखा है, लीनियर इक्वेशन को समझा है और ग्राफिकल मेथड को समझा है। इसके बाद हम कुछ और जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करेंगे, वो बहुत ईजी हैं, वो क्लियरली हो जाते हैं, मतलब बहुत ईजीली हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे विद मोर एग्जाम्पल्स एंड मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज